हरितपुर नाम के एक गांव में तालाब के किनारे एक पुराना सा घर था। उसी घर में हरिहर अपनी पत्नी कमला, दो बेटों रमेश और सुरेश और उनकी पत्नियों कविता और सीमा के साथ रहते थे। उम्र ज्यादा होने के कारण हरिहर अब काम नहीं कर पाते थे, इसलिए दोनों बेटे घर का पूरा खर्च उठाते थे। अरे भाग्यवान, आज रमेश और सुरेश कुछ ज्यादा ही जल्दी काम पर निकल गए लगते हैं। सुबह से घर बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। न बेटों की आवाज, न बहुओं की हलचल, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। हाँ जी, आज दोनों बहुत सुबह ही निकल गए। कह रहे थे काम ज्यादा है, देर हो जाएगी। आजकल बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और बहुएं, सुबह सुबह चाय भी नहीं मिली आज। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अरे जी, मेरी बड़ी बहू कविता तो रोज की तरह काम में लगी हुई होगी। दिन भर घर का ध्यान रखती है, किसी बात की शिकायत नहीं करती, घर को घर बनाकर रखती है। लेकिन आपकी छोटी बहू, नाम तो सीमा है पर अक्ल नाम की चीज उसमें है ही नहीं। ना समय का होश, ना जिम्मेदारी की समझ। भाग्यवान, ऐसे किसी के बारे में बोलना ठीक नहीं। वो भी हमारी ही बहू है, इस घर की इज्जत है। इज्जत? जिसे काम करना नहीं आता, जो हर बात में गलती करे, वो इस घर की इज्जत कैसे हो सकती है? हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। वक्त के साथ सब सीख जाता है। मेरी बड़ी बहू जैसी कोई नहीं है जी। सुबह उठकर सब संभालती है, मेरी हर बात मानती है। ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। और छोटी बहू? छोटी बहू किसी काम की नहीं। ना उसे घर चलाना आता है, ना रिश्तों की कद्र। बस नाम की बहू है। भाग्यवान, कभी कभी तुम्हारी यही सोच तुम्हें बहुत पीछे ले जाएगी। कमला अपनी बड़ी बहू कविता से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो अमीर घर से आई थी, जबकि सीमा गरीब घर से थी, इसलिए उसे कभी अपनापन नहीं मिला। रात का सन्नाटा है। आंगन में हल्की हवा चल रही है। हरिहर चारपाई पर बैठे हैं। रमेश और सुरेश पास में बैठे हैं। रमेश, सुरेश, आजकल तुम दोनों को देखता हूं तो मन में बहुत सी बातें उठने लगती हैं। सुबह सुबह घर से निकल जाते हो, रात को थके हारे लौटते हो। कामकाज ठीक से चल रहा है ना बेटा? हाँ पिताजी, काम तो चल ही रहा है, पर अब जिम्मेदारियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। घर भी देखना है, खर्चा भी संभालना है और भविष्य की भी चिंता रहती है। अब आप और माँ हैं, हम दोनों भाई हैं और हमारी पत्नियां भी हैं। अब पूरे घर की जिम्मेदारी हमारी बनती है। आपने हमें जिस तरह पाला है, अब वही कर्ज उतारने का समय है। जब तुम दोनों छोटे थे ना, तब तुम्हारे लिए रात दिन एक कर देता था। तुम्हारी हर जरूरत मेरी जिम्मेदारी थी। आज समय पलट गया है। अब मैं बूढ़ा हो चला हूं बेटा। शरीर भी पहले जैसा साथ नहीं देता। पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। आप हमारे सिर का साया हैं। जब तक आप हैं, हमें किसी बात की कमी नहीं लगती। अब आप चिंता मत कीजिए। हम दोनों भाई मिलकर मेहनत करेंगे, घर को संभालेंगे, माँ का ख्याल रखेंगे और आपकी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। तुम दोनों की बातें सुनकर मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है। बस यही चाहता हूं कि तुम दोनों आपस में हमेशा एकजुट रहो, क्योंकि जब भाई साथ होते हैं तो कोई ताकत उन्हें तोड़ नहीं सकती। आप निश्चिंत रहिए पिताजी, हम कभी अलग नहीं होंगे। आपने हमें जो संस्कार दिए हैं, उन्हें कभी टूटने नहीं देंगे। बस बेटा, यही सुनने के लिए एक पिता सारी उम्र मेहनत करता है। सुबह का समय है। आंगन में धूप हल्की हल्की उतर रही है। कमला चारपाई पर बैठी है। सीमा रसोई से निकलकर पास आती है। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? आप जो कहेंगी वही बनाऊंगी। सबको पसंद आ जाए, बस यही चाहती हूँ।
मुझे क्या पता तू क्या बनाएगी, जो मन करे बना ले। बस ध्यान रखना खाना ऐसा हो कि कोई शिकायत ना करे। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि खाने में कोई कमी ना रहे। कोशिश से घर नहीं चलता, अक्ल भी चाहिए। और सुन, मेरी बड़ी बहू कविता कहाँ है? दीदी अपने कमरे में होंगी माँ जी। बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है। जा, उसके लिए 1 कप चाय बनाकर ले जा, वो थक जाती है। और तू तो उतना काम भी नहीं करती, फिर भी हमेशा थकी थकी सी रहती है। जी माँ जी, मैं अभी दीदी के लिए चाय बनाकर देती हूँ। हाँ जा, और ध्यान रखना चाय ठीक से बनी हो, ऐसा ना हो कि फिर कोई कमी निकल आए। जी माँ जी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। सीमा हर अपमान चुपचाप सह लेती थी। उसका मानना था कि जवाब देने से रिश्ते टूट जाते हैं। दोपहर का समय है। कविता अपने कमरे में पलंग पर आराम से बैठी है। सीमा हाथ में चाय का कप लेकर अंदर आती है। दीदी, आपके लिए चाय लाई हूँ, अगर और कुछ चाहिए हो तो बताइए। हाँ, रख दो वहाँ। और सुनो सीमा, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरे पैर दबा देगी? जी दीदी, क्यों नहीं, आप बड़ी हैं, सेवा करना मेरा फर्ज है। सीमा नीचे बैठकर कविता के पैर दबाने लगती है। तभी कविता की नजर दरवाजे की ओर जाती है। उसे कमला के कदमों की आहट सुनाई देती है। अरे अरे सीमा, तू क्या कर रही है? तू बैठ जा, मैं तेरे पैर दबाती हूँ। नहीं नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं, अगर आप मेरे पैर दबाएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे इसमें बुरा क्या है, हम बहनें हैं ना, आजा बैठ जा। इसी वक्त कमला कमरे में दाखिल होती है। ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? कमला देखती है कि कविता सीमा के पैर छू रही है। सीमा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तू बड़ी बहू से अपने पैर दबवा रही है। माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बस दीदी के पैर दबा रही थी। माँ जी, मैंने मना भी किया था, लेकिन सीमा ने जबरदस्ती की। कह रही थी कि मैं उसके पैर दबाऊं, नहीं तो वो बुरा मान जाएगी। देखा जी, यही है इसकी असली सच्चाई। ऊपर से भोली बनती है और अंदर से इतनी चालाक। माँ जी, भगवान की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे झूठ बोलना नहीं आता। चुप, अब एक शब्द और नहीं सुनना मुझे। जा, यहाँ से निकल जा। सीमा सिर झुकाए आंसू पूछते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। दोपहर का समय है। आंगन में सभी खाने के लिए बैठे हैं। थाली परोस दी गई है। हरिहर, कमला, कविता और सीमा मौजूद हैं। ये खाना किसने बनाया है? मैंने बनाया है माँ जी, सुबह से रसोई में लगी थी। ये क्या बना दिया तूने? इतना नमक, मुंह ही खराब कर दिया। माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो नाप कर ही नमक डाला था। खाना परोसने से पहले मैंने खुद चख कर देखा था। तो क्या अब तू ये कहना चाहती है कि मेरी जीभ खराब है? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस समझ नहीं पा रही हूँ कि गलती कहाँ हुई। माँ जी, गलती हो गई होगी इससे, कभी कभी ध्यान नहीं रहता। मैं बहस नहीं कर रही दीदी, मैं तो बस सच बता रही हूँ। देखा जी, ऊपर से जवाब भी देने लगी है। गलती करे और उल्टा सफाई दे। माँ जी, इसे अभी घर गृहस्थी सीखने में बहुत वक्त लगेगा। सब कुछ धीरे धीरे आता है। माँ जी, अगर मुझसे गलती हो गई है तो मुझे डांट लीजिए, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया। बस, अब एक शब्द और नहीं। अगली बार अगर ऐसा खाना बना तो याद रखना। सीमा चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रहती है। हरिहर सब देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते। रात का समय है। कमरे में हल्की रोशनी है। सीमा चारपाई के किनारे बैठी है, आंखें नम है। रमेश बाहर से आता है और उसे यूं उदास देख रुक जाता है।
सीमा, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? आज पूरा दिन तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कान नहीं दिखी। कुछ हुआ है क्या? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा मन भारी है। सीमा, मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूं, तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। कुछ तो जरूर हुआ है। मैंने खाना पूरी मेहनत से बनाया था, नाप कर नमक डाला था, परोसने से पहले खुद चख भी लिया था, लेकिन फिर भी सब कहने लगे कि खाना खराब है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि गलती कहाँ हो गई। ऐसा कभी कभी हो जाता है। घर गृहस्थी में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मुझे गलती से डर नहीं लगता जी, दुख इस बात का है कि मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। मैं सच कहूँ तो भी मुझे ही गलत समझ लिया जाता है। देखो सीमा, घर चलाने में धैर्य सबसे बड़ी चीज होती है। सबको खुश रखना आसान नहीं होता। मैं कोशिश करती हूँ कि किसी को दुख ना पहुँचे, बस यही चाहती हूँ कि सब मुझे अपना समझें। छोटी बातें हैं ये सब, तुम इन्हें दिल पर मत लो। मुस्कुराओ सीमा, तुम्हारी मुस्कान से ही मुझे दिन भर काम करने की ताकत मिलती है। आप ऐसा कहते हैं तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है। शायद सच में मुझे इतनी बातें नहीं सोचनी चाहिए। बस यूं ही मुस्कुराती रहो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेली नहीं हो। सीमा रमेश की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराती है। कमरे का माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। दोपहर का समय है। आंगन में सन्नाटा है। दरवाजे से एक बुजुर्ग आदमी अंदर आता है। उसके चेहरे पर अपनापन है। अरे हरिहर, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया हूँ। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आता। तभी कविता बाहर निकलती है। आप कौन है और ऐसे बिना पूछे घर के अंदर क्यों आ गए? बेटी, मैं हरिहर का बहुत पुराना दोस्त हूँ। बचपन साथ में गुजरा है हमारा, उसी से मिलने आया हूँ। अच्छा। कविता बिना कुछ और कहे मुड़कर चली जाती है। मोहन वहीं खड़े रह जाते हैं। अजीब बात है, आजकल लोग बात करना भी भूल गए हैं। उसी समय सीमा बाहर आती है। नमस्ते चाचा जी, आप खड़े क्यों हैं? आइए यहाँ बैठिए। बेटी, मैं तुम्हारे ससुर हरिहर का दोस्त मोहन हूँ। बहुत दिनों बाद मिलने आया हूँ। अच्छा, पिताजी ने आपके बारे में बताया था, आपका बहुत जिक्र करते रहते हैं। अरे सच में? हाँ चाचा जी, आप बैठिए, मैं अभी माँ जी को बुला लाती हूँ। और हाँ, आपके लिए चाय भी बनवाती हूँ। बेटी, तेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं। आज यहाँ आकर अच्छा लगा। आप हमारे घर आए हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। सीमा अंदर की ओर चली जाती है। मोहन उसके जाते हुए देख मुस्कुराते हैं। संस्कार अमीरी से नहीं, संवेदना से आते हैं। रात का समय है। कमरे में हलचल मची हुई है। कमला घबराई हुई अपनी अलमारी खोल बंद कर रही है। अरे राम, मेरी अलमारी के पैसे गायब हैं। जो पैसे मैंने संभाल कर रखे थे वो कहीं नहीं हैं। क्या तुम ठीक से देख ली हो भाग्यवान? हाँ जी, मैंने 2-3 बार देख लिया। पैसे यहीं रखे थे, अब कहीं नहीं मिल रहे। इतने में कविता आगे बढ़ती है। पिताजी, अगर पैसे गायब हैं तो मुझे लगता है सीमा ने ही लिए होंगे। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने माँ जी की अलमारी को आज छुआ तक नहीं। तू ही तो दिन भर घर में घूमती रहती है, और वैसे भी गरीब घर से आई है, पैसों की कीमत अच्छे से जानती होगी। माँ जी, पिताजी, भगवान की कसम, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर तूने नहीं लिए तो फिर पैसे गए कहाँ? मुझे नहीं पता माँ जी, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। कमरे में तनाव बढ़ जाता है। हरिहर अब तक चुप थे। अचानक उनकी आवाज गूंजती है। बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब चुप हो जाते हैं।
सच को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं। सही समय पर सच खुद सामने आएगा और तब हर किसी को अपनी गलती का जवाब देना पड़ेगा। सीमा सिर झुकाकर खड़ी है। कविता के चेहरे पर डर की हल्की लकीर उभर आती है। रात का समय है। हरिहर परिवार को अपने कमरे में बुलाते हैं। सब चुपचाप खड़े हैं। कमरे में तनाव की माहौल है। हरिहर गंभीर मुद्रा में सभी को देखते हैं। सब लोग चुपचाप सुनो। जो पैसे कुछ दिन पहले गायब हुए थे, उनका असली दोषी अब सामने आ गया है। अब कोई झूठ, कोई बहाना कुछ भी काम नहीं आएगा। सच का समय आ गया है। कौन ऐसा कर सकता है हमारे घर में? बेटा, ये कैसे हो सकता है? असली दोषी तुम्हारी बड़ी बहू कविता। हाँ, मैंने ही वो पैसे लिए थे। मैंने सोच समझ कर किया था। मुझे डर था कि अगर सच बता दूंगी तो सबको बुरा लगेगा। मैं कविता, तुमने हमारे विश्वास को तोड़ा और हमें कैसे देख सकती थी? मैंने तो तुम पर पूरा भरोसा किया था। दीदी, मैंने कभी कुछ कहा नहीं। मैंने बस सच बोला और आपको गलत ठहराया गया। मुझे एहसास है मैंने बड़ी गलती की। सीमा, तुम हमेशा सही थी। माँ जी, पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने घर का नाम और विश्वास दोनों खराब किया। देखा भाग्यवान, जिसे तुम इतना प्यार करती थी, जिसे तुम अपना आदर्श मानती थी, उसने ही आज तुम्हारा विश्वास तोड़ा। और जिस पर तुम हमेशा शक करती रही, सीमा ने हमेशा तुम्हारे अच्छे के लिए सोचा। अब मुझे सब समझ आ गया। सीमा, तुमने हमेशा सही किया। कविता, तुम्हें भी अब अपनी गलती माननी पड़ेगी। हाँ माँ, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। मैंने विश्वास तोड़ा और अब मुझे इसका फल भुगतना होगा। यही समय था जब सबको सच्चाई का एहसास होना था। अब समझो किसका व्यवहार असली था और किसने दिखावा किया। कमरा चुप है। हर कोई सोच में डूबा है। सीमा शांत है लेकिन आंखों में संतोष है। कविता शर्मिंदा और पछताई हुई है। कमला धीरे धीरे सीमा के पास जाती है और माफी मांगती है। सांझ का समय। पूरे परिवार का माहौल शांत और हल्का हल्का मुस्कुराहट भरा है। कमरे में सभी एक साथ हैं। सीमा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत किया, जो बातें मैंने तुम्हारे खिलाफ बोली, मैं सच में उस पर पछताती हूँ। मुझे माफ कर दो। मां जी, आपने मुझे अपनाया, मुझे परिवार का हिस्सा माना, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। आपकी ये माफी मुझे और भी ज्यादा खुश कर देती है। मैं हमेशा आपके और पिताजी के लिए अपने दिल से काम करती रहूंगी। देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना, सच देर से सही पर आखिरकार सामने जरूर आता है। कभी कभी इंसान को समय लगता है समझने में कि कौन सच्चा है और कौन दिखावा करता है। आज इस परिवार में सबने सच्चाई देखी। सीमा ने हमेशा अपने अच्छे दिल से काम किया और उसकी भलाई का फल आज सामने आया। हम सबको इससे सीखना चाहिए कि भले समय लगे लेकिन सच की जीत हमेशा होती है। मां जी, आपने मुझे अपनाया, मुझे परिवार का हिस्सा माना, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। आपकी ये माफी मुझे और भी ज्यादा खुश कर देती है। मैं हमेशा आपके और पिताजी के लिए अपने दिल से काम करती रहूंगी। तुमने हमेशा अपने अच्छे दिल से सब कुछ किया, लेकिन मैंने तुम्हें गलत समझा। अब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा प्यार हमारे घर के लिए कितना मूल्यवान है। बहू, मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद कमला ने दोनों बहुओं को बराबर प्यार दिया और हरिहर का परिवार सुख शांति से रहने लगा।